हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल दीक्षा नॉलेज हब। मेरा नाम दीक्षा है, आप सभी का स्वागत है। तो मेरा जो ये पहला कोर्स है वो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। वो स्टूडेंट्स जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के तहत होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अपर सबऑर्डिनेट है, लोअर सबऑर्डिनेट है, एसआई है, पटवारी है, ट्रिपल एससी है, कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सिलेबस अलग हो सकता है, लेकिन जीके उत्तराखंड की ऑब्वियसली सेम ही होगी, इसलिए सेम ही आपको मटेरियल रेफर करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि ये सिर्फ अपर सबऑर्डिनेट के लिए है या लोअर सबऑर्डिनेट के लिए। ये ट्रिपल एससी की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इस जेके को मतलब ये रिलायबल मटेरियल है, आप इस जीके को रेफर कर सकते हो। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको अवेलेबल होगी, जिसको आप डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा जो मीडियम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। रीज़न क्योंकि देखिए इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, उनको काफ़ी सारी इशू फेस करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है उत्तराखंड की जीके के लिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बुक है अवेलेबल, जो कि है परीक्षा वाणी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि परीक्षा वाणी सिर्फ हिंदी में है, उसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है। तो इसीलिए जब इंग्लिश वाले बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि उनको क्या रेफ़र करना चाहिए, क्या नहीं रेफ़र करना चाहिए। फिर ज़्यादातर जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, या तो जो भी यूट्यूब पे भी जो भी चैनल्स हैं वो मोस्टली हिंदी में ही टीचर्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश में इतना नहीं है। क्योंकि रीज़न ये भी है क्योंकि इंग्लिश में रिसोर्सेज नहीं है, इसमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, विकीपीडिया में आपको सर्च करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में देखना पड़ता है। तो फिर वो बहुत सारी रिसर्च करके फिर एक जगह कंटेंट बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये सीरीज़ मैंने शुरू करी है। मेरे जो रिसोर्सेज है, पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है विंसर की ईयर बुक। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए सबसे अच्छी बुक ऑफ कोर्स यही है, बट ये कम्प्लीटली अपने में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक दो और जीके की बुक है, फिर मैंने गूगल का सपोर्ट लिया हुआ है। देखिए, एक हमारे एसडीएम सर हैं, जब वो तैयारी कर रहे थे तो वो उनको भी सेम प्रॉब्लम फील हुई थी कि उनको भी ऐसा लगा था कि इंग्लिश में ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो उन्होंने अपने सिलेक्शन के बाद अपनी एक बुक लॉन्च करी थी, बट मुझे लगता है कि वो बुक काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। मेंस वेंस के टाइम में आप उसको रेफ़र कर सकते हो, बट आपके इनिशियल स्टेज की जो प्रिपरेशन है उसके लिए वो रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम यहाँ पे करेंगे वो मोर देन इनफ होगा। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, इन फैक्ट्स को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो फिर आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखिए, हम अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी जिन्होंने कोचिंग ली होगी या जिनका ऑलरेडी जीएस का बेस होगा, हो सकता है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो क्या होता है कि जिनका जीएस है तो उनके लिए काफ़ी इजी होता है, उनको 1 या 2 महीने मैक्सिमम लगते हैं तो वो तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि देखिए उत्तराखंड हमारा छोटा स्टेट है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, जब मैं 13 डिस्ट्रिक्ट बोलती हूँ कम फैक्ट्स बोलती हूँ, यानी कि मैं बड़े स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश के एग्जाम देखेंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स की हालत देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं। राजस्थान है, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स है, ज़्यादा फैक्ट्स हैं। उनके कंपैरिजन में उत्तराखंड बहुत छोटा स्टेट है, तो बहुत लिमिटेड ही यहाँ पे फैक्ट्स हमें याद करने होते हैं। तो अगर आपका जीएस अच्छा है तो आप आराम से जीके कर सकते हैं 1 या 2 महीने में। लेकिन हाँ, अगर आपका जीएस का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आपको पूरी एक डेडिकेटेड ऑलमोस्ट 1 साल की आपको तैयारी लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए मेरा एक सबसे जो मेन एम है इसको शुरू करने का वो यही है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो कोचिंग को अफोर्ड कर पाएँ। अभी क्या है कि यूट्यूब में भी या कहीं पे भी कुछ भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो उसमें भी यही है कि आपको पे करना पड़ता है तो आपको वो नोट्स अवेलेबल होते हैं। या आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो वो टेस्ट सीरीज़ में आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो देखिए मेरे चैनल में कुछ भी कोर्स होगा, टेस्ट सीरीज़ भी इनफैक्ट होगी जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एम ही है वो है अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, जो गाँव के एरिया के होते हैं और जिनके माँ बाप के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उनको बड़े बड़े शहरों में, सिटीज़ में भेजे और कोचिंग, महंगी महंगी कोचिंग दिलाएं। तो उनको कैसे, क्योंकि देखिए उन्हें बहुत क्षमता होती है, उन्हें बहुत कैपेबिलिटीज़ होती है और उनकी एक विल पावर होती है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग होती है कुछ बड़ा करने की। बस ये होता है कि कुछ उनकी मजबूरियाँ होती है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते, या एक गाइडेंस भी उनको नहीं मिल पाती है। तो मेरे ही नोन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। रीज़न, उन्होंने अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा या सेल्फ स्टडी भी करी तो उनको ये नहीं पता है कि जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, कितना उनको पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज उनको फॉलो करने चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए इशू हो जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरे वीडियो में मेरे ग्लिच है कि कभी कभी होगा वीडियो रुक जाएगा, तो आई होप
आप लोग मैनेज कर लेंगे। बट देखिए अब वॉइस में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा बहुत वीडियो में प्रॉब्लम होगी। और ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी कि देखिए अब जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक गाइडेंस भी नहीं मिलती है। इस वजह से मेरा यहाँ पे सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, मैं चाहती हूँ ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर करें, उनके जो सपने हैं उसको मेरा एक कंट्रीब्यूशन रहे कि उनके सपने पूरे हो पाए। तो जी ये अभी हमारे उत्तराखंड की जीके है, ये इसकी कंप्लीट होने के बाद हम लोग हर एक सब्जेक्ट जो जीएस है उसको भी कंप्लीट करेंगे, सो दैट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, और साथ ही साथ में मैं अपने इस वीडियो के एंड में आपसे अपने फेसबुक पेज का लिंक शेयर करूँगी, उसका फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेरी है अपने प्रिपरेशन के टाइम में, कोई भी डाउट है, कैसे स्ट्रैटेजी अपनी आपको रखनी चाहिए, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या राइट मटेरियल है, उस सब के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड डाउट है तो आपको कोई गाइडेंस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बेझिझक आप मुझसे फ्रैंकली कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से ट्राई करूँगी कि जितना जल्दी हो सके मैं आपके डाउट्स को डिलीवर करूँ और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करूँ। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं विद अ फेमस कोटेशन बाय स्वामी विवेकानंद। इन्होंने बोला था कि ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की पूरी यूनिवर्स की जो पावर है वो हमारे ही अंदर है। हम दूसरों में अपनी पावर देखते हैं बट ऐसा नहीं है, हमारे अंदर ही सारी पावर है और उस पावर का यूज़ करके हम दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे क्या बोलते हैं इससे हमें कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहना ये इजी होता है बट ट्रस्ट मी इसको हमें फुलफ़िल करना चाहिए। लाइफ के जो गोल्स होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम उस गोल को अचीव करने में हमें बहुत टाइम लगता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि क्या ये हमसे नहीं होगा, हमें छोड़ देना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, कुछ लकी वंस होते हैं जिनको काफ़ी जल्दी सक्सेस मिल जाती है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको बार बार निरंतर स्ट्रगल करने के बाद लेट सक्सेस मिलती है। बट ट्रस्ट मी अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अगर आप लगे रहते हैं तो ज़रूर आपको देर सवेर आपको सक्सेस मिलती है, क्योंकि वो पावर आपके अंदर है। जब तक आपको लगता है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं तब तक आपको दुनिया की कोई भी पावर नहीं रोक सकती। इसलिए ट्रस्ट मी, जस्ट डू इट, डू गिव योर बेस्ट। आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज हम जो करेंगे वो है उत्तराखंड एट ग्लांस, यानी कि हम अपना प्यारा उत्तराखंड की छोटी सी एक झलक लेंगे कि कैसा हमारा उत्तराखंड है, कैसा पॉलिटिकल सेटअप है, इसका ज्योग्राफी क्या है, थोड़ा बहुत लेंगे, ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जैसे हम पॉलिटी करेंगे, इसकी उत्तराखंड की ज्योग्राफी करेंगे उत्तराखंड की, फिर हम डिटेल सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये प्यारा सा स्टेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केदारनाथ है, फिर ये देवप्रयाग है जहाँ पे अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा बनती है, ये तुंगनाथ है, फिर ये झील है औली की, और ये नैनीताल ब्यूटीफुल। तो आइए अब हम शुरू करते हैं फैक्ट्स के साथ। देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारे राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी कि हमारा स्टेट कब बना था। तो हमारी जो फॉर्मेशन डे है, यानी कि हमारा जब राज्य बना था, वो है 9 नवंबर 2000। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नवंबर भी आपको याद रखना है, क्योंकि कितने बार जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं कि ऐसा पूछा जाएगा कि 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2001, 9 नवंबर 2002 या 8 नवंबर 2000, तो बहुत क्लोज होता है, मोस्टली हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको एग्जैक्ट डेट याद रखिए, 9 नवंबर 2000 को हमारा स्टेट बना था। उस समय हमारे स्टेट को उत्तरांचल बोलते थे। ठीक है, जब बना था तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, उत्तराखंड नहीं था। और ये 27 स्टेट था। ठीक है, हमारी कंट्री का जो 27वां राज्य था वो है उत्तरांचल। ठीक है, उस समय इसको उत्तरांचल बोलते थे, लेकिन उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड पड़ा 2007 1 जनवरी को। ठीक है, यानी कि हमारे राज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को, और उस समय इसको बोला गया उत्तरांचल। उत्तरांचल से लेकर इसका उत्तराखंड नाम जो चेंज हुआ है, नाम का जो परिवर्तन हुआ है वो 2007 में 1 जनवरी को हुआ है। ठीक है, ये दो डेट्स आपको याद होनी है। अब देखिए, जब यहाँ पे उत्तराखंड बना था तो सिर्फ उत्तराखंड नहीं बना था, 2000 में उत्तराखंड के साथ दो और स्टेट्स बने थे। दो और स्टेट्स कौन से थे? एक तो छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकाल के बना था, और दूसरा बना था झारखंड, झारखंड को बिहार से निकाल के बनाया था, और तीसरा था उत्तराखंड जिसको हमने उत्तरांचल बोला, और उसको यूपी से निकाल के बनाया गया। ठीक है, ये 3 स्टेट्स बने थे, ये भी आपको याद रखना है, ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको बताई।
जो कि हम पॉलिटी में तो ऑफकोर्स करेंगे। अब कैपिटल की बात करें तो देखिए, जब हमारा उत्तराखंड बना था तो उस समय काफ़ी लोगों के बीच में बहस हुई थी, काफ़ी डिबेट्स हुई थी कि हमें अपना कैपिटल गैरसन रखना है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आधे लोग थे, उन्होंने बोला गैरसन नहीं, हम देहरादून रखेंगे। तो फिर उस समय ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, टेम्पररी हम देहरादून रखते हैं, फ्यूचर में देखेंगे कि क्या करना है। अब देखिए, अपने पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि गैरसन काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि बात करी जा रही है कि हो सकता है नियर फ्यूचर हम उसको अपना डिक्लेयर करें कैपिटल, क्योंकि वहाँ पे असेंबली की बिल्डिंग की भी शुरुआत हुई है और कुछ सत्र जो होते हैं, मतलब कुछ जो मीटिंग होती है असेंबली की, वो काफ़ी वहाँ पे होने लगी है। इनफैक्ट एक पिछले साल वहाँ पे बजट सेशन भी हुआ था। तो ये जो चीज़ है ये हमें याद रखनी है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए हमें याद रखना है कि हमारी कैपिटल देहरादून है, जो कि टेम्पररी है, ठीक है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में है, जिसको बोलते हैं नैनीताल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखिए, हमारी कंट्री का जो पूरा एरिया है, ठीक है, उस एरिया का कितना हिस्सा हमारे राज्य को मिला है, यानी कि हमारे राज्य ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, उसके अकॉर्डिंग जब हम पोजीशन देखते हैं, ठीक है, कि हमारी रैंक क्या है एरिया वाइज कंट्री में, तो 18th है। यहाँ सबके लिए मैं एक क्वेश्चन दिया है, जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारी रैंक 18 है, तो फर्स्ट किसकी रैंक है, यानी कि फर्स्ट ऐसा कौन सा राज्य है जो लार्जेस्ट स्टेट है, जिसकी रैंक सबसे ज़्यादा है एरिया वाइज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, या द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन द कंट्री, ठीक है। हमारी तो रैंक कितनी है? 18 है एरिया वाइज। तो कौन सा स्टेट है जिसकी रैंक फर्स्ट है एरिया वाइज, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, यानी कि हमारे देश में पॉपुलेशन जितनी है, उस पॉपुलेशन का कितना हिस्सा हमारे राज्य में है, ठीक है। तो हमारे वहाँ पे कितनी जनता है, उसके हिसाब से हमारी क्या पोजीशन है, तो उसके हिसाब से हमारी पोजीशन है 21, ठीक है। तो ये फैक्ट्स देखिए, जो नंबर्स होते हैं ये थोड़ा सा किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है याद करना, बट इसका भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कैसे याद करना है, ठीक है। अब देखिए, हम जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करेंगे कि हमारा उत्तराखंड का जोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है। इससे पहले हम इंडिया का डिस्कस करते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट, बट मैं ये लेके चलूँगी कि आप लोगों में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल स्क्रैच से वो पढ़े हैं, उनको ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए, हमारी ये पृथ्वी है, हमारा ये अर्थ है, ठीक है, इसके बीच में हमने एक लाइन बनाई। अब देखिए, असलियत में ऐसी कोई पृथ्वी में, अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ठीक है। ये हमने अपनी कुछ काम को ईजी करने के लिए ये लाइन को ड्रॉ किया है। हमने ये लाइन बिल्कुल बीच से निकाली कि इस तरह से कि हमारे जो अर्थ है वो दो भागों में डिवाइड हो इक्वली। सो दिस इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर देखिए ऐसी सारी हमने लाइंस बनाई हैं, और इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स, या हम इसको पैरेलल्स भी बोलते हैं। पैरेलल्स बोलते हैं क्योंकि ये लाइंस जो हैं ये इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, ऊपर भी है और नीचे भी सेम है, इसलिए हम इसको पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब देखिए, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर जो भी लाइंस हैं वो हम बोलेंगे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यानी कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ आता है और इक्वेटर के नीचे साउथ आ गया, तो ये आ जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर, ये आ जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारी जो इंडिया है वो यहाँ पे कहीं है ऐसे, ठीक है। अब देखिए, तो हमारा जो इंडिया है वो कम्प्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। जैसे आप साउथ अफ्रीका देखेंगे, साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, कुछ पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, क्योंकि इक्वेटर उसके बीच से जाता है, ठीक है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया कम्प्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब देखिए, ये तो हो गए लैटिट्यूड्स, ऐसे ही होता है लॉन्गिट्यूड्स। अब हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। अब देखिए, जैसे सेम हम बनाएंगे, ये अर्थ है, ठीक है, ये पोल्स है, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्ट हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई और इसको हमने बोला मेरिडियन, ठीक है। ये 0 डिग्री होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। इसके इस साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और इसके इस साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। यानी कि जब आप इस लाइन को क्रॉस करके इधर की तरफ आते हैं तो आप एक दिन गेन करते हैं। ये कैसे क्या होता है वो हम ज्योग्राफी में करेंगे, अभी इतना ही आपको समझना है। और इस लाइन को जब इधर की तरफ आप क्रॉस करते हैं तो आप एक दिन को लूज करते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है, इंडिया जो है, वो कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है, यानी कि इस डिग्री के ईस्ट साइड में हमारी कंट्री पड़ती है। अब हम एक्सटेंट समझेंगे, ठीक है, एक्सटेंट कैसे होता है, क्या है हमारा बेसिकली एक्सटेंट। ये देखिए मैंने आपको नॉर्थ बताया, नदर्न हेमिस्फेयर कम्प्लीटली है। तो हम जब सिर्फ मेन लैंड की बात करते हैं, मेन लैंड मतलब हमारी जो ये है ना आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप और इधर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, हम इनको इंक्लूड जब नहीं करते हैं और सिर्फ ये मेन लैंड एक्सटेंशन की बात करते हैं, तब हमारा एक्सटेंट आता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक हमारा ये क्या है लैटिट्यूड एक्सटेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये लैटिट्यूड एक्सटेंट है। ऐसे ऐसे जब हम लैटिट्यूड्स बनाएंगे तो हम कहाँ तक फैला हुआ है हमारा देश, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, सिर्फ मेनलैंड, क्योंकि अगर हम जब अंडमान को भी इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा सा और साउथ में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ मेनलैंड की भी हम बात कर रहे हैं। वैसे ही जब हम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, अब ईस्ट में इसका मतलब हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ गया। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ से लेके लॉन्गिट्यूड्स हमारे कितने स्प्रेड है, यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का हमारा कितने एक्सटेंट है, 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये हमारा कंट्री का एक्सटेंट है। ठीक है, हमारी कंट्री का एक्सटेंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे राज्य का क्या है, उससे पहले इसका यूज क्या है, क्यों हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, आपने मुझसे पूछा कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, तुम कहाँ पे खड़े हो। ठीक है, तो मैं तुमको बोलूंगी कि मैं 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे खड़ी हूँ। अब 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, तो ये पूरी एक लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है। अब मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि क्या मैं इक्वेटर के नॉर्थ पे हूँ या इक्वेटर के साउथ में हूँ, तो आप तो पूरा ही घूमते ही रह जाएंगे, मेरे को ढूंढते रह जाएंगे कि मैं नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या, तो मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि मैं नॉर्थ में हूँ या साउथ पे हूँ। तो फिर इसके लिए मैं आपको लैटिट्यूड बताऊंगी, मैं बोलूँगी कि मैं 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पे खड़ी हूँ, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे खड़ी हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ कहीं पे खड़ी हूँ। तो इससे क्या होता है कि देखिए हर एक रीजन का इस तरह से ना एक अलग पिन पॉइंट, अलग ही एक लोकेशन बनती है, और जिसके बेसिस में जीपीएस भी वर्क करता है। हमारा जो पूरा नेविगेशन सिस्टम होता है वही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस पे ही बनता है। तो इस वजह से हमने अपने अर्थ में ये इमेजिनरी लाइंस हमने इमेजिन की हुई है, ये असलियत में है नहीं है, ऐसी पृथ्वी पे कोई ऐसी लाइंस नहीं है, हमने इमेजिन की हुई है। ठीक है, कि ऐसी हैं, क्यों करिए, सो दैट हमारे कुछ काम इजी हो जाए, जैसे लोकेशन बताना या नेविगेट करना। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाया हुआ है। अब हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो देखिए ये इंडिया के उसमें ये है प्यारा सा छोटा सा हमारा उत्तराखंड, जिसको हम थोड़ा सा जूम करके बड़ा देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक्सटेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंट कितना है, देखिए हम अगर लैटिट्यूड देखें तो ये है, ये टिप जो उत्तरकाशी की यहाँ से लेके ये टिप जो है हम उधम सिंह नगर के देखेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो एक्सटेंट लैटिट्यूड एक्सटेंट ये कितना है, ये है 28 डिग्री 43 मिनट्स नॉर्थ से लेके 31 डिग्री 27 मिनट्स नॉर्थ, यानी कि ये है 31 डिग्री 27 मिनट्स नॉर्थ और ये है 28 डिग्री 43 मिनट्स नॉर्थ। तो ये हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंट आ गया। लॉन्गिट्यूड वैसे देखें तो यहाँ पे एक्सट्रीम देहरादून है, फिर यहाँ पे पिथौरागढ़ है, तो हम ऐसे देखेंगे लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, तो ये हमें पता चलेगा लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट हमारा 77 डिग्री 34 मिनट 77 डिग्री 34 मिनट्स ईस्ट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट्स ईस्ट तक है। ठीक है, तो ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो ये तो हमारे उसका हमारे स्टेट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारा एरिया कितना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एरिया हमारा एरिया वाइज जब हम अपनी पोजीशन देखते हैं तो हमारी कितनी पोजीशन है एरिया वाइज, 17th आती है। तो वो एरिया कितना है, यानी कि हमारे पूरी कंट्री का हमने 53,483 स्क्वायर किलोमीटर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा राज्य कितने एरिया में फैला हुआ है, तो आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, आप बोल सकते हैं 53,500 स्क्वायर किलोमीटर। अगर भी आप याद नहीं कर सकते एग्जैक्ट 483, तो आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 53,000 या फिर बोल सकते हैं 53,500। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है,
अब लेंथ की बात करें तो लेंथ है हमारी ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये वेस्ट से लेके ये ईस्ट तक की जो ये पूरी लेंथ है ये कितनी है, ये 358 किलोमीटर। वैसे विड्थ देके यहाँ से ये टिप से लेके यहाँ तक ये जो विड्थ है ये हमारी कितनी है, ये 320 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हमारे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से ज़्यादा है, ठीक है। 358 हमारी क्योंकि हमारी लेंथ है, और लेंथ क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होती है, और विड्थ क्या होती है, विड्थ हमारी ये होती है, ठीक है, चौड़ाई। अब अगर हम अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करें तो देखिए जब भी आप ऐसे ज्योग्राफी की कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं जहाँ पे भी फैक्ट्स है तो ट्राई करिए कि मैप में ही उस चीज़ को लोकेट करिए, क्योंकि जब हम मैप में लोकेट करते हैं वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, मतलब पिक्चर हम ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। हमारे सामने एक पिक्चर होती है तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे दिमाग में रहती है, ठीक है। अब हम पिक्चर वाइज अगर देखें तो ब्लू से जो लिखा हुआ है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, और रेड से जो लिखा है वो हमारे देश में जो दूसरे राज्य हैं उनको हमने रेड में मार्क किया है, ठीक है। अब हम देखें तो नॉर्थ में चाइना के साथ है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट लग के किसके साथ है, चाइना के साथ है। चाइना के साथ हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, ठीक है। ये 3 जिले हमारे चाइना के साथ सीमा उनकी शेयर होती है। नेपाल के साथ देखें तो पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये 3 आ गया, ठीक है। अब यूपी के, अब देखिए हमारे यहाँ पे 2 ही ऐसे इंटरनेशनल बाउंड्री हैं, ठीक है, यानी कि किसी अन्य देश के साथ हमारी सीमा जो शेयर होती है वो सिर्फ 2 देश है, एक है चाइना और दूसरा है नेपाल। इसके अलावा हम देखें किन किन राज्यों के साथ हमारी सीमा शेयर होती है, तो उसमें से एक है हरियाणा, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है यूपी। यूपी के साथ देखिए यहाँ पे उधम सिंह नगर है, इस एरिया में छोटे से एरिया में नैनीताल भी शेयर होता है, तो 1 हो गया, 2 इधर पौड़ी गढ़वाल 3, हरिद्वार 4 और देहरादून 5, तो 5 राज्यों के साथ होती है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे हरियाणा, देखिए ये छोटा सा जो ट्रायंगल सा बन रहा है जो सिर्फ देहरादून से टच होता है वो हरियाणा है, तो हरियाणा के साथ 1 होती है। और हिमाचल प्रदेश के साथ आप देख सकते हैं देहरादून है, और उत्तरकाशी है तो 2 होती है, ठीक है। अब हम ये तो हमने देखा किसके साथ कितनी होती है, ठीक है। अब हम ये देखना है कि नॉर्थ पे किसके साथ है। नॉर्थ में देखिए इधर चाइना के साथ है, और इधर उत्तरकाशी जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ है। ईस्ट में नेपाल के साथ है, साउथ में यूपी के साथ है, और इधर वेस्ट में थोड़ा बहुत, इधर वेस्ट में हिमाचल प्रदेश के साथ है, और थोड़ा बहुत इधर वेस्ट में हरियाणा के साथ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब आप मैप में लोकेट करेंगे ना काफ़ी इजी रहेगा। अब देखिए ये जो नोट्स है इसके सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अब पॉलिटिकल सेटअप देखें, पॉलिटिकल सेटअप अभी बस यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे, बाद में जब हम यहाँ की पॉलिटी देखेंगे उत्तराखंड की तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अभी जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कितना वोटर टर्नआउट रहा, यानी कि कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया, और कितनी सीट्स किस पार्टी को मिली, कौन किसने कैबिनेट फॉर्म करी, कैबिनेट में किसको क्या पोर्टफोलियो मिले, ठीक है, कौन से लीडर इलेक्शन जीते, ये सब हम डिस्कस में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते देखिए हमारे जो उत्तराखंड है उसको ब्रिटिशर्स के टाइम से ही, अंग्रेजों के टाइम से ही जब उनका शासन था तभी से ही हमारे उत्तराखंड को 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 2 भाग इसके कर दिए थे, जिसमें से एक को उन्होंने बोला गढ़वाल और एक को बोला कुमाऊं। और फिर अंग्रेजों के टाइम से, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही 2 कमिश्नर्स होते थे, एक गढ़वाल का कमिश्नर होता था और एक कुमाऊं का कमिश्नर होता था, और अभी भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो कमिश्नरीज है वो 2 हैं। अब अगर हम देखें तो गढ़वाल में देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और कुमाऊं के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स है, इसका मतलब टोटल हमारी 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये गढ़वाल की जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स है इसको जो हेड करता है, वो गढ़वाल डिवीजन को जो पूरा हेड करता है वो गढ़वाल कमिश्नर होता है, और ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स को, 6 जिला को हेड करने वाला जो पूरा कुमाऊं का हेड होता है उसको हम कुमाऊं कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग नंबर ऑफ विलेजेस देखें तो हमारे वहाँ पे 16,793 विलेजेस हैं, और अगर सिटीज़ देखें, शहर देखें तो शहर हमारे 92, यानी कि 93 में से माइनस आप 1 कर दो तो 92 हो गई। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ विलेजेस याद कर लो, फिर देख लो कि एन की 2 डिजिट्स जो है उसमें से एक ही कम हमारा नंबर जो भी आएगा वो हमारी नंबर ऑफ सिटीज़ है। तो 16,793 हमारी नंबर ऑफ विलेजेस है, और 92 हमारी नंबर ऑफ सिटीज़ हैं। पॉलिटिकल सेटअप देखें तो हमारा है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब ये यूनिकैमरल क्या है इसको हम समझेंगे। तो काफ़ी लोग को पता होगा जिसने पॉलिटी पढ़ी है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि यूनिकैमरल और बाईकैमरल क्या होता है। देखिए पार्लियामेंट आप सबको पता है, ठीक है, पार्लियामेंट सबको पता है, और पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस होता है, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा।
ये दो हाउस का जो सेटअप है, ये दो हाउसेस का जो सेटअप है, इसी को हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो जहाँ पे भी दो हाउसेस होंगे उसको हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलेंगे। ये सेम सेटअप विद टू हाउसेस हमने काफ़ी सारे स्टेट्स में देखा। पहले अगर हम देखें तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो पहले 7 राज्यों में था, लेकिन अभी 6 राज्यों में है, क्योंकि J&K अब एक यूनियन टेरिटरी बन गई है, इसलिए अब यहाँ पे नहीं है। हम सिर्फ अब 6 राज्यों की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब वो तो यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो प्रेजेंटली सिर्फ 6 स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि 2 यहाँ पे हाउसेस है। 2 हाउसेस कौन से होते हैं? एक तो होता है विधान परिषद, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, जो कि काफ़ी हद तक राज्यसभा की जैसी होती है। और दूसरी होती है विधान सभा, जो कि इंग्लिश में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो कि काफ़ी हद तक होती है लोकसभा की जैसी। तो ये जो डुअल और दो हाउसेस से बना जो सिस्टम है पॉलिटिकल सेटअप, इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। और जहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ देखने को मिलता है, एक हाउस देखने को मिलता है, दैट इज़ विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी को हम बोलते हैं यूनी कैमरल लेजिस्लेचर। अब यूनी का मतलब क्या हो गया? सिंगल। यूनी का मतलब क्या हो गया? सिंगल और वन, यानी कि जहाँ पे वन हाउस है वो यूनी कैमरल लेजिस्लेचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा पॉलिटिकल सेटअप यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है। हमारे यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ विधानसभा है या लेजिस्लेटिव, जिसको हम असेंबली बोलते हैं, ठीक है। तो ये है पॉलिटिकल सेटअप। अब हम देखें तो हमारे वहाँ पे कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में? टोटल 70 सीट्स हैं। अब ये 70 सीट किसने डिसाइड करी कि हमारी 70 ही होनी चाहिए? यूपी में तो 403 है। तो क्या होता है कि किस राज्य की कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको सीट्स उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में दी जाती है। यानी कि अगर आप देखें तो एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो ये दो हमारे बहुत बड़े स्टेट्स हैं, सबसे बड़े 2 ही स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जो सीट्स हैं वो यूपी के कंपैरिजन में कम है। यूपी में सबसे ज़्यादा सीट्स है वो है 403 लगभग। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन, यूपी की जो पॉपुलेशन है वो और राज्यों कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से वहाँ पे सीट ज़्यादा है। तो हमारे उत्तराखंड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ही हमारी सीट्स डिसाइड हुई है, जो कि 70 है, ठीक है। तो ये एक बेसिक है, इसको फिर हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये सीट्स डिसाइड होती है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, वो सब चीज़ें डिटेल में जो हम करेंगे जब हम जीएस का कोर्स शुरू करेंगे ना पॉलिटी का, उसमें ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि हमारे उत्तराखंड में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और 70 सीट्स हैं। लोकसभा की सीट्स हमारे राज्य में कितनी है? 5 है, और राज्यसभा की 3 है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि 5 सीट्स कौन से लीडर्स ने भी ऑक्यूपाई करी है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब हम डिटेल में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है स्टेट और स्टेट से रिलेटेड सिंबल्स। हमारे राज्य का जो एनिमल है, जो स्टेट एनिमल हमने लिया है, डिक्लेयर किया है, वो मस्क डियर। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये मस्क डियर है और ये हमारा राज्य का एनिमल है, ठीक है। वैसे हमारे स्टेट के बर्ड है मोनाल, ये मोनाल है। मोनाल जो है वो बहुत सुंदर है, सिर्फ हिमालय के जो पीक्स होते हैं, बर्फ़ वाला एरिया जो होता है, सिर्फ वहीं पे पाई जाती है। हिमालय के मतलब हाई ऑल्टीट्यूड में पाई जाती है, और ये काफ़ी दिखने में बहुत सुंदर है, पीकॉक की जैसी लगती है, ठीक है। स्टेट का जो ट्री है हमारा वो है बुरांश। बुरांश में देखो इस तरह से फूल लगता है, इसका जूस भी बनता है जो काफ़ी हेल्दी और बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। स्टेट का फ्लावर देखें तो स्टेट का फ्लावर हमने डिक्लेयर किया ब्रह्म कमल। इस फोटो में आप देख सकते हैं ब्रह्म कमल भी जो है वो हाई एल्टीट्यूड में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे रिवर वैली आपने सुना होगा, फ्लावर रिवर वैली नंदा पीक के पास है, वहाँ पे ये फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी काफ़ी कम ही खिलता है, ठीक है, ये भी बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। स्टेट साइन देखें तो हमारे देखिए स्टेट का जो साइन है, स्टेट का सिंबल है, ये देखो 3 इस तरह से माउंटेन्स बनी है, इसके बीच में जो एम्बलम है ये अशोका का एम्बलम है, और इसके नीचे देखो ये जो 4 ऐसे हमने वेव्स बनाई हुई हैं, ठीक है। ये लहरें क्या दर्शाती हैं? ये लहरें दर्शाती हैं हमारे गंगा की लहरों को ये दर्शाती है, ठीक है। ये गंगा रिवर की वेव्स को दर्शाती है, और उसके नीचे लिखा होगा उत्तराखंड राज्य। तो ये हमारा स्टेट का साइन है। ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखेंगे पहला हमारा स्टेट का हर एक चीज़, कौन से पहले सीएम थे, कौन से पहले हमारे गवर्नर रहे। तो देखिए हमारे जो स्टेट का पहले राज्यपाल थे, जो गवर्नर थे, वो थे सुरजीत सिंह बरनाला।
पहले सीएम जो थे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि लोगों को लगता है कि नरेंद्र तिवारी फर्स्ट थे, लेकिन नित्यानंद स्वामी जी जो थे, जो काफ़ी कम टाइम के लिए सीएम रहे, वो हमारे राज्य के पहले सीएम थे। अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होते हैं उनकी बात करें तो पहला जो हमारा सत्र रहा उसमें जो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने वो थे प्रकाश पंत। और हमारे हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे अशोक ए देसाई, जस्टिस अशोक ए देसाई। और पहले चीफ सेक्रेटरी रहे मिस्टर अशोक कांत शरण। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पहले रहे अजय विक्रम सिंह। अब इसमें से देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपको कैसे याद रखना है। जैसे विक्रम बत्रा आप सभी को पता है, और विक्रम बत्रा आर्मी के ऑफिसर थे, ठीक है, तो उन्होंने विजय प्राप्त करी थी। तो ये वैसे ही आप कर सकते हो कि अजय, विजय से अजय, और विजय विक्रम सिंह पुलिस से रिलेटेड है, वो डीजीपी थे। तो ये ही ऐसी ही ट्रिक्स होती है जैसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही आपको ट्रिक्स बनानी है, हम आगे जब पढ़ेंगे तो ऐसे ही ट्रिक्स हम निमोनिक्स बनाएंगे और काफ़ी ईजी रहेगा। तो आई विल हेल्प यू ऑल टू लर्न द फैक्ट्स, और कैसे एक राइट अप्रोच होनी चाहिए फैक्ट्स की याद करने की, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए फैक्ट्स इतना होता है ना, हमें याद नहीं हो पाता है, ठीक है। हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी जो स्टूडेंट्स करें उनको पता होगा कि यूपीएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो हम एलिमिनेट स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। लेकिन स्टेट लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं क्वेश्चंस का भी इजी पूछा जाता है, बट वो क्वेश्चन इजी सिर्फ उनके लिए होगा जिनको फैक्ट्स आते होंगे। क्योंकि देखिए अगर फैक्ट्स नहीं आता है ना तो आपको आंसर आपका गलत हो जाएगा, आप वहाँ पे एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको या तो क्वेश्चन सही होगा या तो गलत होगा, बीच का कोई रास्ता आपके लिए नहीं है। तो इसलिए आप ट्राई करिए कि आप फैक्ट्स को याद रखिए, क्योंकि आप फैक्ट्स को जब याद रख लेंगे ईजी वे में, इन चीज़ों को ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, ठीक है। आप ट्राई करिए कि किस तरह से आप इजी वे में ज़्यादा फैक्ट्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे याद करना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि सेंसस 2011 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 का कोविड के जैसे डिले हुआ, तो अभी हमारे पास प्रेजेंट जो सेंसस का डेटा है वो 2011 का है। और सेंसस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टेट में, या किसी भी स्टेट का भी एग्जाम स्पेशली देते हैं तो आप देखेंगे कि सेंसस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है वो राज्य से रिलेटेड सेंस का कोई डेटा हो, या हो सकता है नेशनल लेवल पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे इंडिया का कितना सेक्स रेशियो है, या इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ऐसे पूछे जा सकते हैं, राज्य से भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो हर एक अगर आप देखिए एग्जाम में मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन सेंसस 2011 से आते ही आते हैं, इसलिए ये पार्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पॉपुलेशन की देखिए 2011 सेंसस के हिसाब से तो हमारी 1,86,292 पॉपुलेशन है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 86 ही बोलेंगे, 1.86 करोड़ बोलेंगे। मेल पॉपुलेशन है 51 लाख, फीमेल पॉपुलेशन है 49 लाख, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 49 लाख। सेक्स रेशियो क्या होता है, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि 1000 आदमियों के कंपैरिजन में कितनी महिलाएं हैं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो हमारे उत्तराखंड में 963 है, यानी कि 1000 आदमियों के सामने हमारे पास 963 फीमेल्स हैं, ठीक है। इसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, यानी कि पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग आपको देखने को मिलेंगे, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको लगभग 189 या 190 अप्रॉक्सीमेटली लोग देखने को मिलेंगे, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ये जो डेटा होता है ना 963, 189, इसको आप लगभग नहीं कर सकते, इसको एग्जैक्ट ही याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पता है कैसे पूछा जाएगा ऑप्शन, 963, 962, 961, 960 ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे और इतना कंफ्यूज हो जाएंगे ना आप, इसलिए एग्जैक्ट डेटा आपको याद होना चाहिए कि कितना एग्जैक्टली है। तो देखो क्वेश्चंस का लेवल ना काफ़ी इजी होता है स्टेट पीसीएस में, बट क्वेश्चंस को डिफ़िकल्टी जो बढ़ाती है ना वो यही बढ़ाती है कि ये फैक्ट्स पूछते हैं और फैक्ट्स भी बहुत क्लोज होते हैं ऑप्शन में, ठीक है, लगता है कि सारे ही सही हैं इसलिए। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक डेकेड में देखें, देखिए आपको पता है कि सेंसस हर 10 साल में होता है। 2011 से पहले हमारा जो सेंसस हुआ था 2001 में हुआ था, ठीक है। तो एक डेकेड का मतलब क्या होता है, एक डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, 10 साल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 10 साल में 2001 से लेकर 2011 के बीच में हमारे राज्य में कितनी पॉपुलेशन ग्रो हुई। और जब ग्रोथ रेट बोलते हैं तो रेट हमेशा प्रतिशत में हम निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं, यानी कि कितना प्रतिशत हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, तो वो थी 18.81%।
अब हम देखें कि हमारे राज्य में लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो है 78.80। मेल लिटरेसी रेट देखेंगे, इसमें से टोटल में तो हमारे 78.80 हैं, इसमें से मेल्स कितने पढ़े लिखे हैं, आदमी कितने पढ़े लिखे हैं, तो 87.40% लोग हैं मेल्स, और फीमेल कितने 70%। इसका सबसे इजी तरीका देखिए, टोटल अब याद कर लीजिए, टोटल आपको पता है कि 78.80% टोटल लोग हैं। इसका देखिए उल्टा कर दीजिए, 87 हो गया, इसको हाफ कर दीजिए, हो जाएगा 40, ये जाएंगे मेल्स। और इसका जो पहला नंबर है 7, उसी को आप 70 कर दीजिए, तो 70% फीमेल्स है। तो इस तरह से आपको जो जहाँ पे नंबर्स वाले फैक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे इस तरह से आपको बनाना होता है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिटरेसी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में हमारी क्या रैंक है, वो है 17। 3 नंबर हमारा हमने देखा जो कि रैंक हमारा बताता है, एक है 17, एक है 18, एक है 21। ठीक है, अब देखिए 17 क्या है कि हमारी लिटरेसी के अकॉर्डिंग हमारी रैंक कितनी है, लिटरेसी के हिसाब से पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत है, उसके हिसाब से हमारी रैंक 17 है हमारे देश में। अगर हम देखें पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से कि हमने कितना एरिया एक्वायर किया है, उसके हिसाब से देखें तो एरिया वाइज देखें तो हमारी रैंक आती है 18। अगर हम देखें पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से रैंक देखें तो आती है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से 21। तो 17, 18, 19, 20 दो नंबर छोड़ देंगे, आ जाएगा 21। तो ये तरीका है नंबर्स को याद रखने का। अब हम कुछ ऐसे जो होते हैं बिगेस्ट, हाईएस्ट, ऐसे जो है उनको हम डायरेक्ट जो मैप होता है, मैप में हम डिस्ट्रिक्ट्स में ही उसको सीधे ऐसे हाईलाइट करते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे जो नोट्स होते हैं वो एंड के टाइम में बहुत हैंडी होते हैं, एंड के टाइम में जब हम पढ़ते हैं तो क्विक आराम से हम ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे मार्क करिए और तुरंत आपको दिख जाएगा। ये होती है पिक्टोग्राफिक। ठीक है, ये पिक्चर आपने ली, ये तुरंत आप देखेंगे ना तो आप काफ़ी टाइम तक आपको चीज़ें याद रहेगी। तो ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है। मोस्टली हम जो पढ़ेंगे वो इसी तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या पढ़ा लिखा जो ज़िला है वो कौन सा है, वो है देहरादून। कितने प्रतिशत, 84.20%। वहीं इसका ऑपोजिट देखें तो सबसे कम पढ़ा लिखा या लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ज़िला बोलेंगे तो वो है उधम सिंह नगर। कितने प्रतिशत है, 73.10%। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो हमारा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो है चमोली। एरिया कितना एक्वायर किया हुआ है इसने, 8030 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वहीं सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो चंपावत है। चंपावत 1766 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब देखिए एक स्ट्रैटेजी होती है जब भी आपकी, जैसे आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो पहले जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस डाउनलोड करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। उससे आपको ये समझ में आएगा कि उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। फिर उसका PYQs पिछले कुछ सालों के जो क्वेश्चंस हैं उसको एनालाइज करिए, देखिए कुछ किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं। तीसरी जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप उत्तराखंड का मैप डाउनलोड करेंगे। कम ही डिस्ट्रिक्ट है, इससे ज़्यादा टफ नहीं है, 13 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जब आप ये देख लेंगे और धीरे धीरे अपना खुद से बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये मैं आपको तो PDF प्रोवाइड करूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे मैप्स खुद से बनाएं। जब आप खुद से बनाएंगे तो क्या होता है कि इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ऑलरेडी पूरा रट जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो आप ट्राई करिए कि यहाँ पे जो ऐसे स्लाइड्स होंगी इसको आप खुद ही अराउंड देखिए 20-30 आप पेजेस ले लीजिए, उसमें आप पहले से ही क्लास शुरू होने से पहले ही आप पूरा बना लीजिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स बना लीजिए, फिर वहीं पे ही ऐसे हाईलाइट करते जाइए। इससे आपके लिए ये चीज़ ईजी होगी बाद में पढ़ने के लिए और ज़्यादा टाइम याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये तीसरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कुछ भी ऐसे फैक्ट्स है उसको सीधा डिस्ट्रिक्ट में ही लिख के आपको पढ़ना है और ऐसे ही काफ़ी टाइम तक याद रहती है। क्योंकि देखिए जब आपने डिस्ट्रिक्ट बनाया तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चमोली, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। ये खुद से दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट इसमें से 2-3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माइथोलॉजी जो है हमारी, देखिए हर एक धर्म की कुछ ऐसी बुक्स होती है, स्क्रिप्चर, रिलीजियस टेक्स्ट होती हैं जिसमें कुछ कहानियाँ होती हैं, उसको हम माइथोलॉजी बोलते हैं, जैसे महाभारत, रामायण, है ना। तो ये माइथोलॉजी होती है। तो ऐसी किसी माइथोलॉजी के हिसाब से सब बोला गया जो दक्ष प्रजापति हैं, ठीक है, वो कौन थे, वो ब्रह्मा जी के बेटे थे। बोला गया दक्ष प्रजापति ने ह्यूमंस की शुरुआत करी थी। हम सबका जो एंसेस्टर हैं वो कौन है, दक्ष प्रजापति, उन्हीं से ही संसार में लोगों की शुरुआत हुई। तो जब दक्ष प्रजापति ने ह्यूमन रेस की शुरुआत करी तो उन्होंने कहाँ से करी थी, हरिद्वार के पास एक जगह है कनखल। ठीक है, कनखल का है, हरिद्वार के पास है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी।
नेक्स्ट फैक्ट है कि नैनीताल लेक कहाँ पे, तो आप सभी को ही पता होगा नैनीताल लेक ऑफ कोर्स नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। देखिए हमारे उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो नंदा देवी माउंटेन रेंज है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा, पहला कि हमारे राज्य का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, नंदा देवी। दूसरा, नंदा देवी पीक जो हमारे स्टेट का सबसे हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले में, तो वो हो गया चमोली। अब देखिए जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हाईएस्ट आता है नंदा देवी पीक, लेकिन जब हम इंडिया के अपने पूरे कंट्री की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तो उसमें नंदा देवी सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत जो है हमारे देश में वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है, और उसके बाद सेकंड है नंदा देवी। लेकिन हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो ऊंचा है पीक है वो नंदा देवी है। बद्रीनाथ जो मठ जिसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने करी थी, वो भी कहाँ पे है, वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखिए आदि शंकराचार्य जो बहुत बड़े फिलोसफर रहे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 जगहों में मठ की शुरुआत करी। एक शुरुआत करी नॉर्थ में जिसमें है बद्रीनाथ, साउथ में करी रामेश्वरम, ईस्ट में करी पुरी की, और वेस्ट में करी द्वारकाधीश की। ठीक है, उन्होंने ये जो 4 मठ की शुरुआत करी बेसिकली क्यों करी, ताकि वो चाहते थे हमारे हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना हो, रीस्टैब्लिशमेंट हो। तो हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए ये 4 मठों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने करी, जो कि हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीर्थ माने जाते हैं। जो 4 हमारे बड़े वो माने जाते हैं ना तीर्थ यात्रा, वो यही 4 तीर्थ यात्रा हैं, जिसमें से जो 3 हैं वो विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है, या जिनके दूसरा रूप कृष्ण भगवान हम बोल सकते हैं, और उसमें से एक जो रामेश्वरम है वो शिव जी को डेडिकेटेड है। तो ये 4 जो है इसकी किसने शुरुआत करी, आदि शंकराचार्य। और बद्रीनाथ उसमें से हमारे राज्य में, जो कि कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कुंभ फेयर तो आप सभी को पता है, कुंभ मेला कहाँ पे होता है, हरिद्वार में होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हरिद्वार के अलावा और कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे होता है। कुमाऊं डिवीजन की बात करें तो कुमाऊं डिवीजन में सबसे गहरा लेक, सबसे गहरा झील जो है वो है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल इसलिए क्योंकि इसके 9 कोने हैं, इसके 9 कोने हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ा नौकुचिया ताल। देहरादून में एक म्यूजियम है जिसका नाम देहरादून म्यूजियम ही है। उसकी स्थापना हुई कौन से साल में, 1914 में। ये ईयर पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको ईयर्स भी याद रखने हैं। 1914 में देहरादून म्यूजियम की स्थापना की गई। एक म्यूजियम हरिद्वार में है जिसका नाम है गुरुकुल कंगरी म्यूजियम। अब देखिए कभी आपको याद नहीं आ रहा है कि गुरुकुल कंगरी म्यूजियम कहाँ है, तो तुरंत आप ये सोचिए कि गुरुकुल जैसे जो भी नाम के कोई भी इंस्टीट्यूट या कुछ भी ऐसे शुरुआत हुई वो सब हरिद्वार में ही हुई है। तो इसी तरह से गुरुकुल कंगरी म्यूजियम भी कहाँ, हरिद्वार में है। इसकी स्थापना कौन से सन में, कौन सी ईयर में हुई, 1907 से लेकर 1908 में हुई। तो देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए कि गुरुकुल कंगरी म्यूजियम कौन से जिले में है, हरिद्वार में है। और दूसरा क्वेश्चन बना कि आएगा कि गुरुकुल कंगरी म्यूजियम जो कि हरिद्वार में है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1907 से 1908 में हुई। अब देखिए ये जो मेरा फेसबुक पेज है आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक में सर्च करिए इस आईडी से @diksha2107। जब आप इससे सर्च करेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा, आप इसको फॉलो करिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा मैसेज करने का, आपका जो भी डाउट है आप मेरे को मैसेज करिए, और जैसे ही मेरे को मैसेज रिसीव होगा उसके कुछ टाइम में ही मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँ। और हम देखिए ये जो भी सीरीज़ हमने शुरू करी है इसको जीके कंप्लीट करने के बाद जितने भी PYQs है, यानी कि पिछले सालों के पिछले पूछे गए जो भी एग्जाम्स उत्तराखंड के अंदर जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें, क्योंकि देखिए जीके तो सेम ही है तो लेवल भी क्वेश्चन पूछने का हर एक एग्जाम में सेम ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन का तरीका सेम ही होता है। तो हम ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स का जो GS का पेपर होगा उसको एनालाइज करेंगे, और साथ ही साथ में हम लोग उसके बाद कुछ टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। टेस्ट सीरीज़ में हम जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है कि अराउंड देखो 150 क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है। तो इस तरह से हम पैटर्न सेम रखेंगे, और मिनिमम हम ट्राई करेंगे कि 7-8 हम टेस्ट सॉल्व करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसका PDF भी अवेलेबल होगा, मैं वीडियोस में उसके साथ पहले तो डिस्कस करूंगी, और जिसको डिस्कस नहीं करना होगा वो PDF डाउनलोड करके एग्जाम के टाइम में सॉल्व कर सकता है, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं उन सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ जो ऑफकोर्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें,
और उनको कोई भी मेंटोरशिप चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।